एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो बताइए क्या हाल चाल है, और आई होप हाल चाल बिल्कुल बढ़िया ही होगा। तो सुबह भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और अब टाइम था तो मैंने सोचा एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए और आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है एक एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगी, है ना। और प्रैक्टिस तो आपको पता ही है परफेक्शन की तरफ हमें ले ही जाती है। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है, मतलब 33 प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं, 33वां। इसके पहले 32 कर चुके हैं, और जो वो 31 जिस पे होना चाहिए था प्रैक्टिस नंबर 31, वहाँ पर जो है गलती से 30 हो गया है, तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है मैंने, लेकिन वो 31 ही है। वो दोनों पे मतलब 30-30 लिख दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट तो आप जाके देख सकते हैं, और क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो आपको पता ही है, बताना नहीं है कि टीजीटी पीजीटी और जितने भी एग्जाम्स आपके होम साइंस के उन सभी के लिए हेल्पफुल है। लेकिन आज का मैं बता दूं, आज में जो क्वेश्चन हम थोड़ा करेंगे उसमें थोड़े से डीप कह सकते हैं तो वन लाइनर वाले ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़े डीप है। वो आपके नेट वगैरह एग्जाम के लिए, या जो आपका आईसीआर नेट होता है उसके एग्जाम के पर्पस मतलब पर्पस से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सभी लोग देखें, है ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे, और सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, कि संश्लेषित रेशो का निर्माण होता है सेलुलोज रेशो से, प्रोटीन रेशो से, केवल कुछ तत्वों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके संश्लेषित रेशे मतलब जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर है उनकी बात हो रही, तो उनका निर्माण कैसे होता है? केवल कुछ तत्वों से। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। स के साथ हम जाएंगे। केवल कुछ तत्वों का मतलब यहाँ से क्या है कि जो मानव निर्मित रेशे बनाए जाते हैं, आपको पता है, केमिकल से। और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे रेयॉन होता है तो उसमें कुछ कॉटन लिंटर्स या फिर आपके जो बांस की लुगदियाँ होती हैं, और उनमें भी कुछ केमिकल मिला करके ही वो बनाया जाता है। इस वजह से आपका ऑप्शन सही होगा कि कुछ तत्वों से मिलकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जादुई रेशों की संज्ञा दी गई है, जादुई रेशा की। रेयॉन को, नायलॉन को, डेक्रॉन को, या ऊन को? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि नायलॉन जो है उसको जादुई रेशा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा सा, और यहाँ पर हो जाएगा ब। आज हम थोड़ा सा हिंदी में ऑप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट है, ताप सुनम्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इनमें आपका मैं पहले ही बता दूं कि दो आंसर सही होगा। इसमें देखिए कृत्रिम रेशा भी लिखा है और मानवकृत भी रेशा लिखा हुआ है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन हम सबसे पहले की तरफ जाएंगे कि कृत्रिम रेशा इसको बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किया था वेवन क्रॉस एवं पीडल ने, हेनरी एवं ड्रेफस ने, या फिर चार्डोनेट ने, या डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने? तो आपको पता ही है कि नायलॉन के रेशे का निर्माण किसने किया था सबसे पहले? जो आपके डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स थे, उन्होंने निर्माण किया था। और जो आपका वेवन क्रॉस एंड पीडल है, इससे विस्कस विधि का, जो विस्कस विधि से रेयॉन बनाया जाता है, उन्होंने इसका निर्माण मतलब किया था। और जो आपके क्या कहते हैं, ये चार्डोनेट है, इनका पूरा नाम काउंट डी हिलेरी चार्डोनेट है। इनको रेयॉन का जनक या रेयॉन का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि भीगने के पश्चात रेयॉन के रेशे की मजबूती क्या हो जाती है? 25 से 30% तक बढ़ जाती है, या 25 से 30% तक घट जाती है, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो भीगने के पश्चात जो आपका रेयॉन की मजबूती होती है वो क्या होती है? 25 से 30% तक क्या होती है? घट जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाहर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराने पर रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, किसमें कौन से रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? विस्कस रेयॉन, या फिर आपका कोप्रामोनियम रेयॉन, या आपका एसिटेट रेयॉन, या उपरोक्त सभी? इसमें जो आपका एसिटेट रेयॉन होता है वो क्या होता है, वो उनके रेशे जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हम स के साथ जाएंगे, यानी कि एसिटेट रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिटेट रेयॉन को रंगना सरल है, कठिन है, रंगाई करना संभव नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो एसिटेट रेयॉन होता है आपका, उसको रंगना क्या है, थोड़ा सा टफ होता है, इस वजह से बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजकल रेयॉन का निर्माण किया जाता है कुप्रामोनियम विधि से, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से, विस्कस विधि से, या एसिटेट सेल्यूलोज विधि से? तो आजकल रेयॉन का सबसे ज्यादा जो निर्माण किया जाता है वो आपका विस्कस विधि से किया जाता है, जिसका निर्माण वेवर क्रॉस एंड पीडल ने किया था, ठीक है। और जो आपका नाइट्रोसेल्यूलोज विधि है ये सबसे पुरानी विधि है, और जो आपका कुप्रामोनियम विधि है इसको जो है आई थिंक आपके डॉक्टर एल देसा पिसेच थे, उन्होंने इसका निर्माण मतलब इस विधि का निर्माण उन्होंने ही किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एसिटेट सेल्यूलोज विधि से रेयॉन तैयार करने का श्रेय प्राप्त है
क्रॉस विबन एवं पीडल को, या फिर आपका हेनरी वुडरेफस को, या फिर हेनरी डी चार्डोनेट को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका एसीटेट सेल्यूलोज विधि से रेयॉन बनाया जाता है उसका श्रेय किसको जाता है? जो आपके हेनरी और ड्रेफस हैं उनको जाता है। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेयॉन का अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है ऐंठे हुए रिबन के समान, सीढ़ी के समान, खोखली नली के समान, पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसा दिखाई देता है फिर से कर लेते हैं। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान ये दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, रेयॉन के रेशों का व्यास निर्भर करता है कच्ची सामग्री पर, स्पिन रेट के छिद्रों पर, या कोलाइडल घोल पर, या उपरोक्त सभी पर। तो जो आपका रेयॉन के रेशे का व्यास होता है वो किस पर निर्भर करता है? स्पिन रेट के छिद्रों पर। जितना उसका छिद्र होगा पतला मोटा उस तरीके का रेयॉन के रेशे का व्यास निर्भर करेगा। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से कि रेयॉन वस्त्रों में प्रतिस्कंदता पाई जाती है ऊन से अधिक, रेशम से अधिक, या ऊन एवं रेशम से कम, या नायलॉन से अधिक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रेयॉन के वस्त्र होते हैं उनमें प्रतिस्कंदता पाई जाती है, ऊन से अधिक पाई जाती है या कम पाई जाती है, या फिर रेशम से कम या अधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इसमें आपका स ऑप्शन सही, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा कि ऊन एवं रेशम से कम पाई जाती है। रेयॉन के वस्त्रों में प्रतिस्कंदता ऊन और रेशम से कम पाई जाती है, तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का विकिरण, सूर्य की किरणों का अपवर्तन, सूर्य की किरणों का परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य की किरणों का परावर्तन जो होता है उसको हम लोग रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से सर्वप्रथम रेयॉन का निर्माण किया था जॉर्ज एडमर्स ने, या रेने डी र्यूमर ने, या फिर काउंट डी हिलेरी डी चार्डोनेट ने, या एलिस देसा पिसिच ने। तो आपको भी पता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था वो किया है इन्होंने काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट से। एक बात मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का सभी बुकों में यही लिखा हुआ है, सारी जितनी भी बुक्स हैं उन सब में यही लिखा हुआ कि काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था, और इन्हीं को रेयॉन का जनक या फिर रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। लेकिन आपकी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक है जो हाई स्कूल में या फिर 9th क्लास में पढ़ी जाती है, हाँ 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का जो निर्माण किया वो जॉर्ज एडमर्स ने किया है। तो उस किताब में ऐसा लिखा है, बाकी इस किताब में ऐसा लिखा है, लेकिन आपको ज़्यादातर बुक्स में यही जो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट है इन्हीं का नाम मिलेगा। आप फिलहाल अभी ऑप्शन के साथ इन्हीं में जाइए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन का पिता कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया ही किसको कहते हैं, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों को सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर ब्लीच कराया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कुप्रामोनियम विधि से जब रेयॉन का निर्माण कराते हैं तो जो रुई की पट्टियां होती हैं उनमें सोडा एस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालते हैं, फिर उसको किस पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं? तो क्लोरीन से कराते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, उपरोक्त सभी से कराते हैं। तो इसमें आपका जो क्रिया कराई जाती है ब्लीच जो है उबालने के पश्चात, तो वो आपकी क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, किसके साथ? ए ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है। मतलब कि जब नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से आपका रेयॉन तैयार किया जाता है तो उसमें जो रुई की पट्टियां होती हैं उनमें किस पदार्थ के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या उपरोक्त सभी। तो ये नाइट्रोसेल्यूलोज से आप याद कर सकते, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि तो फिर नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराई जाती है। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि में किससे जाएंगे? ए ऑप्शन के साथ। ये हमारा हो गया। फिर है कि रेयॉन की खोज हुई थी 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो हम सी के साथ जाएंगे, 19वीं शताब्दी में इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। फिर है कि कृत्रिम रेशम कहा जाता है रेयॉन को, नायलॉन को। तो जो आपका इसमें मैंने चारों ऑप्शन नहीं ऐड किया, तो आपका जो कृत्रिम रेशम होता है उसको किसको कहते हैं? रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो इसमें ऑप्शन गलत हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया, जिसको आप लोग जरूर जो है इसको करेक्ट कर लेना कि जो घर्षण कताई होती है यानी कि फ्रिक्शन स्पिनिंग की बात हो रही है, इसमें क्या करते हैं? बिना कंघी के, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या किया जाता है? कंघी नहीं करी जाती है, रेशों पर कंघी नहीं करते हैं, केवल धुनाई की हुई पोनियों को धागे का निर्माण किया जाता है। मतलब जो पोनियां रहती हैं, पोनियां बनाई जाती हैं जो धागों की जो है, उसमें क्या किया जाएगा कि आपकी उसमें कॉम्बिंग की प्रक्रिया नहीं करी जाती है, सिर्फ उसमें क्या किया जाएगा? धुनाई की प्रक्रिया की जाती है और उससे धागे का निर्माण किया जाता है। और इसमें घर्षण द्वारा ऐंठन भी दी जाती है और जिससे क्या होता है? चिकने और कोमल धागे का निर्माण होता है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी होगा, यानी कि सभी इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इस वजह से हम किसके साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्रॉन के रेशे को जब सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल से प्रतिक्रिया कराई जाती है तब रेशे नष्ट हो जाते हैं, रेशे निर्बल हो जाते हैं, रेशे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब डेक्रॉन के रेशे को आप सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जो इसके रेशे होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षार का तनु एवं ठंडे घोल का डेक्रॉन के रेशे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेशे नष्ट हो जाते हैं, रेशे निर्बल हो जाते हैं, रेशों में चमक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्षार का जो है तनु एवं ठंडा घोल है। तनु एवं ठंडा घोल का मतलब क्या है, वो बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है और ठंडा घोल है। तो ऐसे अगर आप क्षार का उपयोग करते हैं किसके, डेक्रॉन के रेशे पे, तो उनमें क्या होगा, कोई भी प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है टेरिलिन एवं उनके रेशों से, टेरिलिन एवं रेयॉन के रेशों से, टेरिलिन एवं सूती रेशों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है वो किससे होता है, टेरिलिन और आपके सूती रेशों से जो होता है वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, फिर है कि ऑर्लॉन एक रेशा है, मानवकृत रेशा, प्रोटीन रेशा, एक्रिलिक रेशा, या सेल्यूलोज रेशा। तो आपका जो ये ऑर्लॉन रेशा है वो क्या है, आपका एक एक्रिलिक रेशा है। कैसा रेशा है, एक्रिलिक। सी के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि ऊन का एक उत्तम अनुकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट है। तो कौन सा है, रेशम है, नायलॉन है, ऑर्लॉन है, या टेरिलीन है। तो ऊन का जो आपका क्या कहते हैं उत्तम अनुकल्प है वो क्या है, आपका ऑर्लॉन है। ठीक है, क्योंकि ऑर्लॉन कैसा रेशा है, एक एक्रिलिक रेशा है। ठीक है, फिर है कि एस्बेस्टस जो आपका होता है, एस्बेस्टॉस होता है जो, उसकी सूक्ष्मदर्शी रचना होती है सीढ़ी के समान चमकता हुआ सीधी छड़ जैसा, रिबन जैसा, सीधे लंबे एवं सुई के आकार जैसा। तो जो आपका एस्बेस्टॉस है ये आपका एक खनिज तंतु है, मिनरल फाइबर के अंतर्गत आता है ये। इसमें जो इसके रेशे कैसे, सूक्ष्मदर्शी रचना इसकी कैसी होगी, सीधी लंबी एवं सुई के आकार जैसी। तो इस वजह से हम किसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा सॉरी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, हम इस पे आएंगे, इस वाले क्वेश्चन पे, इस पे। ये रेशे जंग सिद्ध, अम्ल क्षार सिद्ध एवं अज्वलनशील होते हैं। कपास के रेशे, नायलॉन के रेशे, सिल्क के रेशे, या एस्बेस्टॉस के रेशे। तो आपको पता है इनमें जंग भी नहीं लगती, अम्ल क्षार का भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, और अज्वलनशील होते हैं। तो ये कौन से रेशे हैं आपके, मिनरल फाइबर आपका एस्बेस्टॉस है। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, डेक्रॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं, या उपरोक्त दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं। तो ये जो डेक्रॉन के रेशे होते हैं आपके वो क्या होते हैं, ताप के सुचालक होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल आईएमपी में रख लो, क्योंकि ये नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। एक सेकेंड, ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, कि कौन सी ये बेंजीन जो रिंग होती है वो किस में पाई जाती है, कपास के रेशों में, नायलॉन के रेशों में, डेक्रॉन के रेशों में, या रेयॉन में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो डेक्रॉन होता है उसके रेशों में आपके बेंजीन रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडरिंग परिसज्जा से डेक्रॉन के रेशे की चमक कम हो जाती है, धागे उठे रेशे बराबर ऊंचाई के हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, व गांठें कम हो जाती हैं, या सिकुड़ते नहीं हैं। तो कैलेंडरिंग परिसज्जा में क्या होता है, जो डेक्रॉन के रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, चिकने हो जाते हैं, और उनकी जो गांठें होती हैं, है ना, पील जो उस पर होता है वो कम हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर है कि डेक्रॉन के रेशे पर विरंजक का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, विरंजक का हानिकारक प्रभाव पड़ता है उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका डेक्रॉन का रेशा होता है उसमें विरंजक का कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशे डेक्रॉन को इंग्लैंड में कहा जाता है, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, एक्रिलॉन, या ऑर्लॉन। तो जो आपके डेक्रॉन का रेशा है उनको इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, पॉलिएस्टर कहा जाता है। ठीक, ए ऑप्शन। फिर है कि पॉलिएस्टर रेशे होते हैं, प्रोटीन रेशे होते हैं, सेलुलोज रेशे होते हैं, लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर से पॉलीमर याद रख सकते हो, पॉलीमर का मतलब ही होता है लंबी कड़ी वाले। ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा कुछ। फिर है कि डेक्रॉन के रेशे को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है, रिबन की तरह घुमा घुमा ऐठनदार दिखाई देता है, या सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डेक्रॉन का रेशा होता है वो कैसा दिखाई देता है, कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है। ठीक है, आपको पता ही है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ भी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है, डेक्रॉन के रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता एवं अवशोषकता का अभाव रहता है, अभाव नहीं रहता है, बहुत अधिक अभाव रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग कि अभाव इसमें रहता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फिर अब नेक्स्ट है हमारा कि नायलॉन के वस्त्रों में तनाव सामर्थ्य होता है। तनाव सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है।
अत्यधिक होता है, साधारण होता है, बिल्कुल नहीं होता है, या अत्यल्प होता है। अत्यल्प का मतलब बिल्कुल बहुत कम, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, अत्यधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ इनके अंदर होती है, आपने देखा ही होगा। फिर है कि नायलॉन की धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं, ये धागे कहलाते हैं कता हुआ धागा, या टेक्सचर धागा, या स्ट्रेच धागा, या लूप धागा। तो इसमें क्या किया जाता है, उनको द्वारा घुंघराला बनाया जाता है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, लूप वाले धागे बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नायलॉन की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं, घूमे हुए रिबन के जैसे दिखते हैं, या चिकनी छड़ की तरह दिखते हैं। तो आपका जो अनुप्रस्थ काट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे दिखाई देंगे, गोल, छोटे व चित्तीदार दिखाई देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि नायलॉन के धागे की सतह पर छोटे बड़े लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं, इस धागे को कहते हैं, कौन सा धागा कहते हैं, स्ट्रेच धागा, बहुरेखीय धागे, या स्पन धागे, या टेक्सचर धागे। तो देखिए बड़े छोटे लूप होते हैं और रोए उठाए जाते हैं, ऐसे धागे को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सचर धागा। किसके साथ जाएंगे, द के साथ जाएंगे, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नायलॉन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है, इसकी यह मजबूती किस कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु की मजबूती के कारण, या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड एवं अणु की मजबूती के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों ही। तो जो नायलॉन का धागा इतना मजबूत होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका ए ऑप्शन किस वजह से होता है, यानी कि हाइड्रोजन के बॉन्ड एवं अणु के मजबूती के कारण। तो किसके साथ जाएंगे, अ के साथ जाएंगे, अ यानी कि ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र कहलाते हैं। तो 100% नायलॉन के वस्त्र, सम्मिश्रित वस्त्र, संयोजित वस्त्र, या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध की बात हो रही है, यानी कि प्योर नायलॉन के धागे से जो वस्त्र बनाए जाएंगे उनको जाहिर सी बात हम क्या कहेंगे, 100% नायलॉन के वस्त्र, यानी कि अ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है, ए। फिर नेक्स्ट है, हीट सेट द्वारा नायलॉन के वस्त्र में क्या किया जाता है, प्रतिस्कंदता बढ़ाया जाता है, शिकन प्रतिरोधकता बढ़ाई जाती है, प्रत्यास्थता बढ़ाया जाता है, या अवशोषकता बढ़ाई जाती है। तो आपको पता है हीट सेट द्वारा क्या किया जाता है, नायलॉन के वस्त्रों में जो शिकन प्रतिरोधकता होती है उनको उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, यानी कि वस्त्र क्या हो, ज़्यादा सिकुड़े नहीं। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे, आपके बा के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन के रेशों पर तीव्र एवं अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशे घुल जाते हैं, रेशे निर्बल हो जाते हैं, या फिर आपका क्या कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब नायलॉन के रेशों पर आप तीव्र एवं गर्म अम्ल का उपयोग करेंगे तो उससे क्या रेशे क्या होते हैं, उससे रेशे आपके घुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ। एक सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन का सर्वप्रथम खोज हुई थी भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में। तो कहाँ हुई थी, अमेरिका में इसकी खोज करी गई थी, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, बी यानी कि बा ऑप्शन। फिर है कि नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त है 88 पॉलीमर, मतलब कि 88 पॉलीमर, या फिर 44 पॉलीमर, या 66 पॉलीमर, या उपरोक्त सभी। तो जो नायलॉन का निर्माण किया जाता है जिसको हम लोग नायलॉन 66 बोलते हैं, है ना, उसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 66 पॉलीमर। तो हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ, यानी कि स के साथ जाएंगे, स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और मिलते हैं हम लोग फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बताइए, और बताइए क्वेश्चन कैसे थे, और पढ़ाई कीजिए, और डेली पढ़ाई कीजिए, है ना, और रिवीजन भी करते रहिए। बाकी हम लोग को जितने भी क्वेश्चन इधर मिले हुए हैं, और भी क्वेश्चन इस तरीके से मैं लेकर के आपको कराती रहूँगी, और बाकी आप लोग अपना रिवीजन करिए, और थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखिए, ऑलवेज एकदम दिन रात जब भी आप पढ़ रहे हो एक मोटिवेशन के साथ पढ़िए, और एनर्जी के साथ पढ़िए, और एकदम ऐसा बिल्कुल कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ला करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और खुद की जो आपकी खुद की किताबें हैं, खुद के नोट्स हैं, उनसे बिल्कुल लगाव के साथ पढ़ना है, समझ रहे हैं आप। उन पे भरोसा कीजिए कि ये किताबें और ये आपके नोट्स, या आपने जो एक एक शब्द लिखे हैं, एक एक अक्षर आपने अपनी कॉपी में, नोट्स में, जहाँ भी आपने लिखा है, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको सफल बनाने में ये आपकी मदद करेंगे। तो अपनी मदद, आपको पता ही है कि हम लोग एक्सटेंशन में पढ़ते ही हैं कि इंसान को खुद से भी अपनी मदद करनी चाहिए, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया बनाया जाता है ना उसमें। तो आप सेल्फ हेल्पर बनिए, खुद से अपनी मदद कीजिए, और खुद के ऊपर भी भरोसा करिए, ठीक है। करता ही इंसान भरोसा, लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा, चीज़ें लगता है कि बाप रे अब चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। देखिए थोड़ी बहुत उथल पुथल हमेशा चलती रहती है लाइफ में, उसको लेकर के घबराना या परेशान नहीं होना है, थोड़ा हिम्मत बनाए रखना है, और एक पॉजिटिविटी के साथ आपको मन को बिल्कुल शांत रख करके अपनी तैयारी करनी है, और अपने कर्म पे आपको भरोसा रखना है। अभी आपको कर्म करना है, वो करते जाइए, रिजल्ट आपको बिल्कुल आपके हिसाब का ही मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अब बातें यहीं पे ख़त्म होती हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, और ध्यान रखिए अपना, और हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठंड बिल्कुल बढ़ गई है, स्वेटर वगैरह पहनिए, और
बढ़िया जो है कंबल में घुस के पढ़ाई करिए। ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।